क्या महाकुंभ में जमकर लूट हुई है? देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर डाका डाला गया है? क्या सरकार की व्यवस्थाएं नाकाफी थी? मीडिया रिपोर्ट्स पहले से ही कह रही थी कि जी हां, लूट हुई है, आम लोगों की जेब पर डाका डाला गया है और सरकार की व्यवस्थाएं नाकाफी थी। लेकिन इन सबको तो हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया गया। अब खुद यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने लगभग कबूल कर लिया है कि जी हां, महाकुंभ में व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, श्रद्धालुओं की जेब पर खूब डाका पड़ा है। राजनीति और अपराध का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन पहले यह रिश्ता दबे छिपे रहता था। अब खुलकर सदन के अंदर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का जिक्र सम्मान के साथ खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सम्मान भी इसलिए क्योंकि उसने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपयों की कमाई की। क्या इतनी कमाई बिना भ्रष्टाचार के संभव था? क्या मुख्यमंत्री बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर पाए? क्या राजनेताओं को विश्वास हो चुका है कि लोग धर्म और आस्था के नाम पर इतने लाचार कर दिए जा चुके हैं कि वो खुद को लूटे जाने का विरोध भी नहीं करेंगे? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात पिंटू महरा और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के साथ हुई लूट की। इन पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 4 मार्च को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रयागराज के नाव चलाने वाले लोगों का शोषण हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं। उनके पास 130 नाव हैं। महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में उन्होंने 30 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसका मतलब है कि एक नाव ने महाकुंभ के दौरान 23 लाख रुपए कमाए। एक नाव ने एक दिन में 50,000 से 52,000 रुपए कमाए। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन था। अगर मान लें कि 45 दिनों में 130 नावों की कुल कमाई 30 करोड़ था, तो एक दिन में 130 नावों की कमाई हुई 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 45, विच इज 66,66,666.66 रुपए। और एक दिन में एक नाव की कमाई हुई 51,282.05 रुपए। योगी जी का कैलकुलेशन, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन यहां रुकनी नहीं चाहिए थी। एक और कैलकुलेशन किया जाना चाहिए था, लेकिन बड़ी कन्वीनियंटली उस कैलकुलेशन को नहीं किया गया। हम वो कैलकुलेशन करते हैं और आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा अलग अलग घाटों से संगम स्नान तक आने और जाने का प्रति व्यक्ति किराया इस सूची के हिसाब से निर्धारित किया गया है। 14 घाट हैं, जिनमें से 2 मेला अवधि में बंद रहने वाले थे, बचे 12 घाट। सूची के नीचे जो 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं, उनमें पहला है कि अगर निर्धारित दर से अधिक किराया लिया गया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। दूसरा है कि अगर कोई श्रद्धालु अपने या अपने परिवार के लिए पूरी नाव बुक करता है तो उसे टोटल क्षमता के बराबर किराया देना होगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर एक ही तरफ की यात्रा की जाएगी तो आधा किराया देना होगा। एक बार फिर से इस रेट लिस्ट को देखिए। अधिकतम प्रति व्यक्ति किराया है 150 रुपए। एक नाव की अधिकतम कैपेसिटी है 8 यात्रियों की। इसका मतलब एक नाव से एक ट्रिप में अधिकतम 1200 रुपए कमाए जा सकते हैं। अब इस लिहाज से कैलकुलेशन करते हैं। एक नाव एक दिन में अगर एक ट्रिप करती है तो 1200 रुपए कमा सकती है। 130 नाव 45 दिन और एक ट्रिप अगर लगाती है तो कमाई होगी 70,20,000 रुपए। अंधेरा हो जाने के बाद नाव नहीं चलाए जा सकते थे, मतलब 12-14 घंटे का विंडो था नावों को चलाने का। एक चप्पू वाले नाव को एक ट्रिप पूरा करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था। अगर हम न्यूनतम वैल्यू 1 घंटे को ही मान ले और ये भी मान ले कि पिंटू महारा के 130 नावों को ना कोई इंतजार करना पड़ता था और ना ही एक ट्रिप पूरा करने के बाद दूसरे ट्रिप में कोई समय लगता था, तब भी मैक्सिमम चक्कर लग सकते थे 14। इसका मतलब कुल कमाई 70.20 गुणा 14 यानी कि 9,82,80,000 रुपए। समझ रहे कि कैलकुलेशन में हमने पिंटू महारा के बोट के ऑपरेशन में माना है कि उसे बिल्कुल आइडियल कंडीशन मिली थी, लेकिन विज्ञान जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता है कि आदर्श स्थितियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं।
तो साहब इस कैलकुलेशन के दो मतलब हुए। पहला ये कि मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने के लिए झूठ बोल रहे थे, और दूसरा ये कि पिंटू महारा ने मेला प्राधिकरण के नियम कायदों को नहीं माना। दूसरा कारण कई रिपोर्ट्स के आधार पर ठीक लगता है। पिंटू महारा ने खुद भी स्वीकार किया कि उसने ज्यादा पैसे लिए हैं, लेकिन फिर बोलता है कि उसने किसी की जेब में हाथ डालकर पैसे नहीं निकाले, बल्कि लोगों ने खुशी खुशी ये पैसे उसे दिए हैं। आप में से अधिकतर लोग खुशी खुशी किसी सर्विस प्रोवाइडर को कितना अधिक पैसा दे देते हैं, वो आप सोचिए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार चाहे निजी हो या सरकारी नाविक, सभी त्रिवेणी संगम स्नान कराने के लिए मनमाने तरीके से रकम वसूल रहे थे। 2 से 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा था, जबकि मेला प्राधिकरण ने नाव से संगम स्नान के लिए अधिकतम किराया 150 रुपए तय कर रखा था। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि नाविकों की मनमानी को लेकर लोगों की शिकायत पर पुलिसकर्मी नाविकों को कुछ नहीं कह रहे, उल्टा श्रद्धालुओं पर ही भड़क रहे हैं। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में रिपोर्टर लिखता है कि जब हमने बोट क्लब पर तैनात सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्र से इस बात की शिकायत की तो वे ऑन कैमरा भड़क उठे। दैनिक भास्कर के पत्रकार को गुस्से में धक्का मारा और कहा, पैसा नहीं दे सकते तो पैदल चले जाओ, प्राइवेट नावों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अगर प्रशासन कह रहा है तो एक तरीके से इसे सरकार का कबूलनामा भी माना जाए, अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती। पैदल चले जाइए घूमते हाँ, हुए, मेरी इन मदद पे मेरा करें। कोई नियंत्रण नहीं है। सर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है इस पे। सर मेरे पास प्राइवेट बोट है, उस पे मेरा कोई नियंत्रण। आप पैदल घूमते हुए चले जाइए, 3 किलोमीटर संगम है। सर लेकिन सरकार एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, हेलो, बिहेव योरसेल्फ। मतलब संभव है कि मुख्यमंत्री नाविक परिवार के 30 करोड़ के मुनाफे के बारे में झूठ ना बोल रहे हों, लेकिन यह तो तय है कि ऐसा बोलकर अनजाने में ही सही आदित्यनाथ ने कबूल किया कि महाकुंभ की व्यवस्थाएं नाकाफी थी और श्रद्धालुओं की जेब पर डाका पड़ा था। अब इसी कहानी के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। जिस नाविक परिवार ने 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई की, उसका मुखिया पिंटू महारा दरअसल कौन है और उस परिवार का बैकग्राउंड क्या है? abplive.com पर छपी इस खबर के हिसाब से मुख्यमंत्री ने नाम लिए बिना जिस परिवार की कमाई को महाकुंभ की सक्सेस स्टोरी के तौर पर विधानसभा में पेश किया, उसके मुखिया का नाम पिंटू महारा उर्फ अमित महारा है। करीब 43 साल के पिंटू महारा के खिलाफ कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ पहला मुकदमा साल 2005 में तब दर्ज हुआ था जब उसकी उम्र थी महज 23 साल। पिंटू महारा के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। पिंटू महारा के पिता और 2 भाई भी प्रयागराज के नैनी थाने के ही हिस्ट्री शीटर हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यह परिवार सिर्फ दिखाने के लिए नावों का संचालन करता है, जबकि इसका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। संगम और आसपास के घाटों पर मेहरा परिवार का जबरदस्त आतंक है। कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव नहीं चला सकता। दावा किया जाता है कि मेहरा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी ज्यादातर समय बैकफुट पर रहते हैं। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली की गई और पुलिस कहता है पैसे नहीं हैं तो पैदल चले जाओ, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। प्रभात खबर.com की एक रिपोर्ट के अनुसार पिंटू महारा एक नाविक परिवार से आते हैं, लेकिन उनका कारोबार केवल नावों तक सीमित नहीं है। उनका परिवार कुंभ और माघ मेलों में सड़क निर्माण और बिजली के सब स्टेशन तैयार करने का कार्य भी करता है। उनकी मां शुक्लावती देवी उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। महाकुंभ करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था का मामला था। भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। अव्यवस्थाओं और तकलीफों के बारे में सीमित ही सही, पर हो रही चर्चाओं के बावजूद लोग आते रहे। और किस किस तरह के लोग आए ये सुनिए। तो यहाँ पर ज्यादातर आपको गरीब लोग दिख रहे हैं या अमीर लोग दिख रहे मेरे को सबसे ज्यादा इसमें मिडिल क्लास और गरीब लोग दिखे। सब बेचारे पगड़ी बांधे, गरीब लाठी लिए, डंडा लिए, रस्सी लिए, इस टाइप के ज्यादा। आप खुद देखिए बोरी सर में ले लेके इतना वजन चल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे बैठ जाते हैं, उनको पानी पीने का पैसा नहीं है पास में, लेकिन श्रद्धा है। तो साहब ये महिला बता रही थी कि महाकुंभ में आने वाले ज्यादा लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। ये लोग तो बोट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाए, और जो लोग अफोर्ड कर पाए भी उन्होंने बड़े भारी मन से किराया दिया होगा और मनमाना किराया उनको देना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्पहीनता की दशा में नाविकों ने मनमाना किराया मांगा और लोगों को वो मनमाना किराया देना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
अब मनमाना किराया वसूल कर 30 करोड़ रुपए अगर किसी परिवार ने कमाए तो क्या सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए थी, या फिर प्रदेश के सीएम साहब को उसे एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर पेश किया जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सुझाव हो, सवाल हो, परामर्श हो तो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।